भाजपा के पास 4-5 केवल शब्द रहते हैं, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और जो है कि गद्दार, देश के जो है कि दलाल, इन सब शब्दों से निकल के कोई तार्किक भाषा नहीं कर पाते। सोनिया गांधी केवल पूर्वांचल की ही उपेक्षा नहीं करती थी। सोनिया गांधी जी तो आपका रायबरेली से सांसद थी, जाके रायबरेली को देख लीजिए क्या स्थिति है। हमारे मोदी जी बनारस के सांसद है, अभी कल के बजट में देख लीजिए बनारस को क्या मिला है। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी 70 साल राज की हिंदुस्तान में, उनको क्यों भुला दिया गया, उनको क्यों एक भी स्मारक नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं 80 क्षेत्र में, वाराणसी के 80 क्षेत्र में, और शानदार रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हैं, सेंट्रल कन्वर्जेशंस कैफ़े में। ये कैफ़े है, यहाँ पे आप कॉफ़ी चाय सब ले सकते हैं, अलग अलग डिश यहाँ मिलती है। तो लेकिन आज हमारे साथ दो इम्पोर्टेंट लोग मौजूद हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के प्रदेश किसान मोर्चा के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता संजय चौबे जी हमारे साथ। वो आज उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। उसके साथ अलावा हमारे साथ जगन्नाथ ओझा भाई हैं। जगन्नाथ ओझा जी महामना मंडल वाराणसी में मंडल अध्यक्ष हैं अभी मौजूदा समय में। तो इन दोनों नेताओं का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम संजय जी के पास चलेंगे। संजय जी, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्पोक्स पर्सन हैं उत्तर प्रदेश के किसान मोर्चा में, बड़े नेताओं में आते हैं आप। ये ज्ञानवापी का प्रकरण चल रहा है और सुबह से शाम तक चैनल पे यही चीज़ चल रही है, क्या होगा, फैसला अब आया तब आया, मंदिर टूटेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है उसमें मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये फव्वारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है नहीं ये शिवलिंग है। हालांकि डिसीजन कोर्ट को देना है, लेकिन इस पे बहस हो रही है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप लेता जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि आपने खुद कहा कि ज्ञानवापी की चर्चा हो रही है, तो ये चर्चा क्यों की जा रही है? देश में आज चारों तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो चर्चा से ध्यान हटाने के लिए समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। जहाँ तक बाबा की धरती का सवाल है, तो बाबा की धरती से आप ज्ञानवापी पे ही क्यों चले जाते हैं? कहा जाता है काशी के कण कण में बाबा विराजमान है, कण कण में शंकर हैं। तो अगर आप कहीं भी कहेंगे तो हर जगह शंकर हैं, तो उस पर तो सवाल ही नहीं ना, तो बहस की कोई आवश्यकता है। और चूंकि ये केस न्यायालय में जब चल रहा है तो हमें इस पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है कि वहाँ फुहारा है, कि वहाँ जो है कि शिवलिंग है। और लेकिन मैं एक सनातनी होने के नाते कहूँगा, काशी की धरती का कण कण शंकर है और कण कण में शिवलिंग विद्यमान है। नहीं तो बीजेपी के लोग जो तमाम डिबेट हो रही है चैनल पे, वो बोल रहे हैं वो शिवलिंग ही है, उसका फैसला हो जाएगा, कोर्ट में भी उनको उम्मीद है कि वो शिवलिंग ही है। और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना, अखिलेश यादव का भी उन्होंने लोगों ने घेरा था कि अखिलेश यादव ने बोल दिया कहीं पत्थर रख दो, कहीं भी झंडा लगा दो तो शिवलिंग हो जाता है। उस पर तमाम तरह के आरोप चले। क्या मानते हैं, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, न तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। बीजेपी के लोग पहले ही निश्चित कर दे रहे हैं कि शिवलिंग है, तो आप उनसे ये आप पूछिए, तब कोर्ट में केस की क्या आवश्यकता है? तब तो जज खुद ही वो हो गए हैं। तो हमारा जहाँ तक सवाल है या मेरी पार्टी का सवाल है, कोर्ट में जितने भी केस चल रहे हैं उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल होने से देश के मुद्दे जो है, मीडिया तो कवरेज कर रही है अपना ना। पहले मेरी बात सुनिए, मीडिया कवरेज कर रही है तो चुपचाप कवरेज नहीं कर रही है। मीडिया का उस पर सवाल होता है, और मीडिया सवाल होता है तो मीडिया ये भी कहती है कि शिवलिंग है कि फव्वारा है, तो ट्रायल हो जाता है। ये ट्रायल की श्रेणी में आता है। मैं आपके चैनल को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन अन्य चैनलों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको मीडिया ट्रायल का विषय न बनाएं। यदि कोई भी मुद्दा कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट को फैसला देना है, कोर्ट में ट्रायल चलना है, तो कोर्ट के जिम्मे ही रहने दें। हमारे कहने का मतलब, जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में बहस चल रही है, तो मीडिया ट्रायल की कोई आवश्यकता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि देश में बहुत से मुद्दे, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, देश में महंगाई का मुद्दा है, देश में नौजवानों का मुद्दा है जो पढ़ लिख के बेकार पड़े हुए हैं, तमाम मुद्दे हैं। मीडिया को सवाल आज सरकार से पूछना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे कितनी मीडिया हाउसेस हैं, ऐसे कितने मीडिया ग्रुप हैं, ऐसे कितने मीडिया ग्रुप हैं जो सरकार से सवाल करने का साहस रखते हैं? सरकार से पूछा गया तो सरकार ने कहा हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, उत्तर प्रदेश में नौकरियां दी।
रोजगार कहीं दिखाई देता है? सवाल बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। सरकारी आंकड़ा है। पहले मेरी बात सुनिए चंदन जी, आप भी पढ़े लिखे हैं और पत्रकारिता करते हैं, आपको 4 लाख में से रोजगार क्यों नहीं मिला? आप चूंकि मीडिया चुने, आपके अन्य साथी हैं, मित्र, उनमें से कितने को मिला? किसी का नाम बता सकते हैं? अप्लाई नहीं किया हम मीडिया में, हम पत्रकारिता में, तो जिन्होंने अप्लाई किया मिला ना उनको। मुझे मेरी बात सुनिए, देखिए 80 घाट पे चले जाइए, पूछ लीजिए कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोगों की क्या क्या डिग्रियां हैं, या पकौड़ा तलने वालों से पूछ लीजिए उनकी डिग्रियां क्या हैं। तो ये मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए मीडिया जो है एक प्रायोजित कार्यक्रम चलाता रहता है, शिवलिंग है फव्वारा है, शिवलिंग है फव्वारा है। अरे क्या मतलब, ये काशी की धरती है, यहाँ तो कड़कड़ में बाबा विद्यमान है। अगर हम आते हैं तो क्या दिक्कत है? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, कोर्ट में गए हैं, सम्मान है, कोर्ट भी फैसला सुनाएगा, उसका भी सम्मान है। इसके पहले भी कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाया था, सभी ने स्वागत किया था, आज राम मंदिर बन रहा है। अच्छा, हम चलते हैं जगन्नाथ जी के पास, वो कब से बैठे हुए हैं। जगन्नाथ जी, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये क्या आपकी सरकार ने रोजगार नहीं दिया? 7 साल से 8 साल से आप हैं केंद्र में, प्रदेश में भी 5 साल पूरे हो गए, तो क्या? देखिए क्या था कि आज जो रोजगार का जो जैसा समय चल रहा है, अब हम बात करते हैं, मैं बहुत दूर की लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूँ, सरकारी नौकरियाँ जो मिल रही है, अभी भाई साहब ने आपके ऊपर भी आरोप लगाया कि आपको नौकरी नहीं मिला। आप जो ये काम कर रहे हैं इसको ये रोज़गार की श्रेणी में नहीं गिनते हैं। इन लोग का क्या रोज़गार की श्रेणी क्या है कि वे सरकारी काम करेगा आदमी, उसमें वे मिलेगा, वो काम करे, जनता का न करे, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे ही देख लीजिए, आप एक छोटी सी 2014 के पहले 80 घाट पे तमाम नाविक रहते थे। नाविकों की ऐसी स्थिति होती थी कि वहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, किस लिए? एक एक सवारी ढूंढने के लिए। एक एक व्यक्ति कोई आ जाए, कोई नाव पे चलाने वाला, तो उसको ले जाए कि 2 रुपया मिले तो शाम को खाना खाएंगे। आज वही स्थिति 80 घाट पे आप जाके देख लीजिए। 2014 के बाद आज नाविकों में किस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है? ग्राहकों के लिए लड़ाई नहीं हो रही है। आज नाविकों में लड़ाई हो रही है कि कितना अधिक नाव बढ़ता जा रहा है, उनके संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, उन संसाधन को रखने की लड़ाई होती जा रही है। अभी आप 80 घाट पे चले जाइए, वहाँ देखिए कम से कम उसी 80 घाट पे 450 लोग अपना छोटे छोटे वेंडर अपना जो रोजगार लेके भरपूर मेला की तरफ पैसा रोज एक एक आदमी। संजय जी ने जो बात कही कि प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार मुद्दे से ध्यान भटका रही है, वो न रोजगार पे बात करिए, न युवाओं बात करिए, न महंगाई बात करिए, क्या ऐसा मानते हैं आप कि केवल ध्यान भटका रही है बीजेपी की सरकार? नहीं, देखिए मैं अपने प्रदेश किसान कांग्रेस प्रवक्ता की इस बात को मैं पूरी तरह से नकार रहा हूं, क्योंकि ये लोग एक विरोध के चश्मा से देखते हैं हर चीज़ को। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में हर युवा, हर व्यक्ति अपना स्वरोजगार कर रहा है। 2014 के पहले कहीं पे कोई स्टार्टअप नहीं खुलता था। 2014 के बाद आप देखिए नए नए कितने स्टार्टअप योजनाएं बढ़ रही हैं। दूसरी बात है कि आज आप आगे जाके 2014 के पहले जो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए कोई मौका ही नहीं देता था, आज मौके की स्थिति में मैं अपने किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जी से को बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले कोई भी एक व्यक्ति को एक किसी भी सरकारी बैंक से कहीं से एक लोन नहीं मिलता था। एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक थी, उसमें भी क्या था, 1 लाख रुपए का लोन मिलता था, 20,000 रुपया कमीशन मैनेजर खाता था। आज जाके देखिए लोन के लिए हर जगह अवेलेबल है। बैंक आम आदमी के दरवाजे पे है, युवाओं के दरवाजे पे है। तुम अपना बिजनेस करो, 10-10 लाख रुपए तक के लोन, 10-10 लाख रुपए तक के मुद्रा लोन आपको बिना किसी गारंटी के दिए जा रहे हैं। चौबे जी ने जब सवाल उठाया तो मैंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आंकड़ा दिया था 4.5 लाख लोगों को नौकरी, उसको मोदी जी ने भी बोला और योगी जी ने। तो क्या आप मानते हैं आंकड़ा गलत था? नहीं, आंकड़ा एकदम सही है। ये तो जो आंकड़ा जो योगी जी ने जो दिया है, ये तो ये भाई साहब वाले नौकरी का आंकड़ा दिया है सरकारी, जो कि गवर्नमेंट पैसा दे मंथली। उस 4.5 लाख जितना उन्होंने आंकड़ा दिया, उससे 100 गुना अधिक समझिए रोजगार पूरे राज्य में फैला हुआ है। जी, आप तो कह रहे थे रोजगार कहाँ है, तो कह रहे हैं मंडल अध्यक्ष जी की हमने तो आंकड़ा हमारा सही है। भाई देखिए, सरकार को बचाना है तो सरकार को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि सही आंकड़ा जांच करवा लें। आप अगर भाजपा के लोगों से या भाजपा के मंडल अध्यक्ष से, जिलाध्यक्ष से या प्रदेश अध्यक्ष से पूछेंगे तो सरकार का बचाव करबे करेंगे। कौन सी नई बात है? इन्होंने कहा कि 80 घाट पे रोजगार। सुनिए, आप इनके कहने से कोई रोजगार नहीं होगा। 23 से 25 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, और 25 करोड़ में मान लीजिए 4.5 करोड़ प्राइवेट रोजगार ही मिल गया, 10,000 15,000 का।
उसको रोजगार कहते हैं। बैंक का कर्मचारी एक मिनट, बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है, आज मुझे एक बैंक का कर्मचारी मिला था, उसने कहा कि मुझे बैंक आने जाने के लिए गाड़ी मिलती है, तेल मिलता है, बैंक के काम से मिलते हैं, सब जाते हैं, करीब करीब 35 से 40 हज़ार रुपये ऐसे मिलते हैं, बैंक के खर्चे मिलते हैं मुझे। हम कहे सैलरी कितना, मेरे कपड़े धुलाई तक बैंक देता है। हम कहे सैलरी कितना मिलती, कह रहा था 80 हज़ार मुझे सैलरी मिलती है। आप ये समझ लीजिए कि एक सरकारी रोज़गार को एक प्राइवेट रोज़गार से तुलना कर लीजिए तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। महंगाई वो भी झेलता है, महंगाई ये भी झेलता है। नहीं देखिए क्या बात है कि आज जो भाई साहब ने एक बताया कि सरकारी और वे, हमारा क्या है कि हम लोग जो ये चीज़ें जो फैला रहे हैं, बहुत ऐसा संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी दे सके, क्योंकि देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, लगातार बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से हमारा क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है, जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात है, तो हम केवल एक मैनेजर की बात नहीं कर रहे, हम इस बात पे कर रहे हैं कि जो हमारा समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है उसके यहाँ तक भी रोजगार पहुँचे। जी, ये बात आप मानते हैं ना कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी कैसे दी जा सकती है? तो मोदी जी की जो सोच है कि अपने से रोजगार करें, हम लोन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? देखिए सुनिए, हमारे कहने का मतलब कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन जो सरकारी नौकरियां पहले से उपलब्ध कराई गई थी, रेलवे की नौकरियां, एयर इंडिया की नौकरियां, बिजली विभाग की नौकरियां, सबको बेचने का अधिकार फिर किसने दे दिया? उसमें वृद्धि करना चाहिए था ना। मोदी जी बेच रहे हैं या उसको बेहतर बना रहे हैं? नहीं, इसको देखिए, इसको ये कांग्रेसी चश्मे से मत देखिए, इसको बेहतर बनाना कहेंगे आप। जैसे सपोज ये तो बोल रहे हैं कि बेच रहे हैं। आप जैसे देख लीजिए, आप एक ये दुकान आपकी है, सपोज मान लीजिए आपने किसी को उसे 1 साल के लिए रेंट पर दे दिया, तो आपने इसे बेच दिया। आप जब इसको चलाते थे तो पता नहीं 20,000 25,000 रुपये महीना कमा नहीं पाते थे इस जगह से, लेकिन आपने किसी को रेंट पर दे दिया, वे आपको 40,000 रुपया महीना दे रहा है। तो अब आप बताइए 1 साल के लिए इसको बेचना कहेंगे कि इसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कहेंगे? हाँ, बहुत सही बात इन्होंने कह दिया। देखिए आपकी बात में ही एकदम ये सरकार की पूरी कार्य क्षमता आ गई। अभी इन्होंने कहा कि पहले जो है कि सरकार 20,000 भी नहीं कमा पाती थी। सरकार यदि सरकारी संसाधन से, भाजपा सरकार नहीं, 2014 के पहले की स्थितियाँ देखिए, सारे जगह जो है पूरा समझ, इधर आइए मामला बस सुनिए। हम हर इंडिया बात करेंगे, हम हर इंडिया पे बात करेंगे, प्रत्येक एयर इंडिया की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, BSNL की बात करेंगे। 2014 के पहले UPA 1 और 2 रही थी, बनारस की क्या स्थिति थी? एक मिनट, हम आ रहे हैं। पहले वो बात पूरी होने दीजिए, वो बात पहले वो बात पूरी होने दीजिए। इन्होंने कहा कि सरकार जब 20,000 भी नहीं कमा पाती थी तो इनकी मान लीजिए 2000 में बहुत अच्छी सरकार आ गई, हम भी तारीफ़ किए और लोगों ने भी, देश की जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया मोदी जी को। और जनादेश देने के बाद मोदी जी सरकारी संसाधन से मान लीजिए करें, कांग्रेस के ज़माने में नहीं कमा पाती थी, मैं ये भी मान लेता हूँ नहीं कमा पाती थी, लेकिन ये जब इनकी अच्छी सरकार थी, इन्होंने सरकारी संसाधनों से 40,000 कमा के क्यों नहीं दिखाया? उसको क्या ना आज करना ही कोई उद्देश्य? आज देखिए, आज आप रिकॉर्ड हमारा GST कलेक्शन जो जाए 1,75,000 करोड़ पार कर गया। इतना आज तक कभी कलेक्शन हुआ ही नहीं था। जो ये इन्हीं के बातों से हमारा हर महीने जो GST कलेक्शन हो रहा है उसका इतना रिकॉर्ड बढ़ोतरी होती जा रही है। और कांग्रेस के कार्यकाल में हर चीज का सरकारी कर्मचारी लूटपाट जो मची हुई थी, उससे आम जनता का कुछ भी विकास। क्या संजय जी लूटपाट मची रहती थी कांग्रेस? ये आप एक मुद्दे पर रहते हैं, आप देखिए GST से भागिएगा मत, पहले आप भाग जाते। अभी पिछली बात मेरी पूरी हुई तब तक आप भाग गए। बोलिए तो। मीडिया पहले किसी मुद्दे को क्लियर करना, तो इसीलिए बुलाए हैं ना आपके पास। पहले मेरी बात सुनिए। GST कलेक्शन किन्होंने बात कह दिया, कांग्रेस का GST पूरा 8% था सब पे, और विरोध पहले सुन लीजिए, पहले देखिए, पहले सुनिए। GST मनमोहन सिंह की सरकार ला रही थी तो माननीय मोदी जी ही उसका विरोध कर रहे थे। और जब ये लाए, हम उसी बात पे आ रहे हैं, जब इन्होंने पेंसिल पे 18% GST लगा दिया, बहुत सारी चीज़ों पे, ट्रैक्टर पे, किसी यंत्रों पे लगा दिया, तो उसको राहुल गांधी ने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स है। लेकिन कांग्रेस जो GST ला रही थी वो बहुत ही कम प्रतिशत की GST थी, जिससे सबको राहत मिलती।
राहत कुछ नहीं मिलता। केवल क्या था, न कांग्रेस कभी जीएसटी लाती न कोई, उनका काम केवल ये था कि देश के जितने उपलब्ध संसाधन हैं उसको ऐसा लूटो कि देश में कुछ बच ही ना। हमारा आप दोनों लोगों से सवाल है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी यहाँ सांसद बने, उसके पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 थी, 2004 से 9 और 2009 से 14। उस दौर में हम लोग देखते थे, आप भी संजय जी बड़े नेता थे, तो उस दौर में केंद्र सरकार का ना कोई प्रधानमंत्री ना कोई बड़ा मंत्री यहाँ कभी बनारस में आता नहीं था। लाइट भी एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात रहती थी, तमाम दिक्कतें थी। अब बदलाव आया, अब लाइट 24 घंटे रह रही है, कई फ्लाईओवर बन गए, घाटों का सुंदरीकरण हो गया, भीड़ बढ़ गई, लोगों को रोजगार मिल रहा है, कॉरिडोर बन गया, अंडरग्राउंड केबल हो गया, तमाम काम है जो हम बोल नहीं सकते। क्यों आप कांग्रेस पार्टी सपा क्यों घेराव कर रही, क्यों मान नहीं रही कि पूर्वांचल में काम हुआ? इनको क्या है कि पूरे देश की जनता को अशिक्षित रखना, बेरोजगार रहना, बेवकूफ़ बनाना, और जो पैसा है उसको मानते हैं कि सोनिया गांधी उपेक्षा करती थी पूर्वांचल की बनारस। सोनिया गांधी केवल पूर्वांचल की ही उपेक्षा नहीं करती थी। सोनिया गांधी जी तो आपका रायबरेली से सांसद थी, जाके रायबरेली को देख लीजिए क्या स्थिति है। हमारे मोदी जी बनारस के सांसद है, अभी कल के बजट में देख लीजिए बनारस को क्या मिला है। सोनिया जी केवल पूर्वांचल की उपेक्षा नहीं करती, सोनिया जी पूरे देश की ही उपेक्षा करती थी, करती हैं और करती रहेंगे। आज जैसे उनके सुपुत्र आदरणीय बड़े नेता हैं राहुल गांधी, जो विदेश में जाके जो देश के बारे में जो मतलब अपने मुंह से गंदगी व्याप्त कर रहे हैं, वहाँ पे इस देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। ये जी हमसे सवाल पूछेंगे, वो लंदन में गए, अभी एक डिबेट में उन्होंने लंदन में उन्होंने बोला है। सुनिए, जो सवाल आप पूछते हैं विपक्ष से ना, उसका उत्तर यदि आरोप लगता है तो मुझसे भी ले लिया करिए। ले रहे आप लंदन पे चले गए, सुनिए, आप पहले आइए, रोजगार की बात हो रही है, उन्होंने आपने कहा कि उपेक्षा हो रही थी। आपको पता है कि बीपी पटेल आयोग कब बना था, क्यों बना था? आपकी उम्र कितनी है चंदन जी बताइए? नहीं सुनिए, ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, 10 साल के कार्य। सुनिए, 1975 में बीपी पटेल आयोग बना था। उसका उद्देश्य था, संसद में बात उठी थी कि पूर्वांचल में बेरोजगारी फैल रही है, और 71 में कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद 1975 में बीपी पटेल आयोग बना। बीपी पटेल आयोग की सिफारिश पे उत्तर प्रदेश में 148 चीनी मिलों की स्थापना की गई, जिसमें से 1990 के बाद से बसपा के साथ इन्होंने भी सरकार चलाया, 6 महीना पारी का पारा। सपा के साथ भी सरकार जो है बसपा ने चला। क्या मिला संजय जी? सुनिए, पहले बात सुनिए। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, बनारस में मत चलिए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करिए, फिर बनारस में भी मैं आता हूँ। देखिए, बात जब होती है तो उसको पूरा होने दीजिए। हमारे कहने का मतलब कि इन्होंने 1990 के बाद से 2022 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कहाँ रही है? कौन लूटा है? भाजपा ने लूटा है, सपा ने लूटा है। आप थे ना, आप केंद्र में थे ना। ने लूटा है। मैं प्रदेश में नहीं थी कांग्रेस की सरकार, और प्रदेश और केंद्र में रहने का अंतर समझा करिए आप लोग। केंद्र सरकार काम नहीं करा सकती प्रदेश में? सुनिए, बताइए। केंद्र यही रोया करते थे, बीजेपी के लोग ही रोया करते थे कि मेरी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों जगह सरकार न होने के स्थिति में वही अच्छी तरह से जानता है जो केंद्र में बैठा रहता है। इनको पूर्ण बहुमत मिला था। ये कोई 6 कानून का नाम बता दें जो पब्लिक के हितैषी हो। मैं कानून का नाम बताता हूँ जी, आप बताइए। कह रहे हैं हमारी सरकार नहीं थी लेकिन केंद्र में थी। बात कहूँगा, अभी हम लोग राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पे बात कर रहे थे। भाई साहब ने कहा 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उस समय हमारा विपक्ष ऐसा था जो इंदिरा गांधी जी के साथ था। जब देश हमारा बाहरी शक्तियों से लड़ता है तो उस समय हम लोग पूरा अपने देश को हम लोग उस समय प्रधानमंत्री जी के साथ थे। हम लोग विरोध करने के लिए हम लोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ जाके अलग से उससे बातचीत नहीं करते थे। लेकिन आज जब हम चाइना से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, तो उस समय हमारे विपक्ष के जो राहुल गांधी जी हैं वे लंदन में जाके क्या बोलते हैं, नेपाल में जाके चाइना के राजदूत से क्या बतियाते हैं बिना पूछे। पाकिस्तान के लोगों से इनका नवजोत सिंह सिद्धू जो इनका पार्टी का जो लीडर था उसमें कांग्रेस बाद में जाके बाजवा से गले मिल रहा था। ये हमारे और इस कांग्रेस पार्टी में बुनियादी अंतर है। हम देश के साथ खड़े होते हैं और ये लोग देश के गद्दारों के साथ। आप
कि कांग्रेस पार्टी देश के गद्दारों के साथ खड़ी होती है, ऐसा इन्होंने कहा। उसके आरोप भी दिए, उदाहरण भी दिए। सुनिए, हम बता दें, यहाँ जब मुद्दे की बात होती है तो गद्दार कौन है, गद्दार के पीछे जब जाएंगे ना तो इतिहास के झरोखों में जाना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों के साथ मिल के किसने साजिशें रचा, अंग्रेज़ों के साथ कौन मिला हुआ था, अंग्रेज़ों के जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना तो भारतीयों के ऊपर लाठी चलाने का आदेश किसने दिया था। जब इतिहास पढ़ेंगे ना तो असली गद्दार पता। अंग्रेजों के साथ कौन मिला था संजय जी? सब लोग तो देश के लिए लड़ रहे थे। भारत छोड़ो आप बताइए ना। सुनिए ना, 1942 में, पहले सुनिए मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजों की थी, ये जो कांग्रेस जो थी उन्हीं अंग्रेजों की थी। सुनते नहीं हैं। सुनिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। 1940 में देश में चुनाव हुए थे, आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के सरपरस्ती में चुनाव हुआ करते थे और इनकी पार्टी जो थी उस समय से आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह, ये लोग 3 जगह सरकार चला रहे थे। बंगाल में चला रहे थे, किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ, और फ्रंटियर में चला रहे थे, और उधर सिंध में चला रहे थे, लोग सरकार चला रहे थे। और उस समय 42 के इन लोगों ने जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ जब कांग्रेस ने चलाया तो उस समय लेटर है कि इनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। किसका था? जनसंघ का था। और जो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी चुनाव लड़ी थी और सरकार बनाई थी, इसका प्रमाण मौजूद है। उसका सिंध में सरकार बनाई थी। क्या नाम था पार्टी में? चौबे जी पार्टी की मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। सिर पैर की बात है, कोई मतलब नहीं है। जब सिर पैर की बात है, प्रवक्ता जी आप बताइए। अरे नहीं, क्या बात है, एकदम हकीकत बात है। दूसरी बात सुनिए, ये तो बातें बोल रहे हैं तो उसका तर्क दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं समय में। आप ये सुनिए कि सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी, कितनी गारंटी के साथ में किस सन में 1940 से लेकर 1940 से 46 तक के बीच में हमारी भारतीय जनता पार्टी न भारतीय जनसंघ थी ही नहीं और न ही हमारी कोई सरकार थी। हाँ, बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस पार्टी के भी लीडर रहे हों उन्होंने सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ। सही बात है। नहीं, ये आप पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस ने हर जगह मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अंग्रेजों के साथ मिलकर किसने देश की गद्दारी की? आरोप लगा रहे हैं जनसंघ पे। जनसंघ ने ऐसा किया? देखिए सुनिए, आप पहले इनको संजय जी को बोलिए। सुनिए, हमारे कहने का मतलब है, मैं किसी को गद्दार इतनी जल्दी इतनी सरलता से नहीं कहता हूँ। इनकी पार्टी थी, सरकार चला रही थी और सरकार चलाते समय जो उसके आदेश थे, आज़ादी के दीवानों के ऊपर लाठी चलवाई जा रही थी। आपने ये भी कहा कि अंग्रेजों के साथ मिलकर किसने किया? अंग्रेजों के साथ कौन थे? पहले सुनिए तो, अंग्रेज पूरे भारत पे शासन करते थे लेकिन चुनाव करा के वो क्षेत्रीय लोगों को सत्ता सौंपते थे। कांग्रेस के लोग, अंग्रेजों की बी पार्टी कांग्रेस 40 में ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अब जगन्नाथ जी देखिए, पढ़ने की आपकी उम्र है, पढ़ के थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। सही बोला, ऐसे आप मेरे को नहीं आप रोक सकते हैं। ये भी मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के, ऐसी बात नहीं। आप खुद पढ़ लीजिएगा, दोबारा इंटरव्यू मेरा करिएगा, हम पढ़ लेंगे। मेरी बात गलत रहेगी। आप कह रहे हैं ऐसे कैमरे पे कह रहे हैं तो आपको पता होगा। मुझे पता है। देखिए सुनिए, हमारे कहने, ये तो बोल रहे कांग्रेस के लोग उनके दलाल थे। नहीं। अरे एओ ह्यूम कौन था? बताइए ना, आपके कांग्रेस एओ ह्यूम कौन था? बताइए। एओ ह्यूम कौन थे? वो कांग्रेस के मेरे ख्याल से प्रथम अध्यक्ष थे। सुनिए भाई, एक जगह से मत भागिए। 40 पे ही मैं टिकूंगा। प्रथम अध्यक्ष थे शायद। अभी मैं 40 पे ही मैं टिकूंगा। 40 से लेकर 46 तक, 47 में आज़ादी मिली है, मैं उसे भागूंगा नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ इन लोगों ने सरकार बनाई, इनके आदर्श से सरकार बनाया। और दूसरी बात सुनिए, देश में हम लोगों ने, हमारी जब सरकार कांग्रेस की थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी हम लोगों ने मंत्री बनाया। इसलिए वो विपक्ष में थे तब भी हमने बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम लोगों ने मंत्री बनाया और विपक्ष में थे तब भी बनाया। कांग्रेस सम्मान देती है। कब बनाया बताइए, वो पूछ रहे हैं। सुनिए, हम बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा कन्वेंशन में
कांग्रेस सरकार ने भेजा था भारत का पक्ष रखने के लिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सुनिए, अरे सुनिए पहले पहले 1950 में जब 19 संविधान लागू हुआ, उसके पहले देश में कश्मीर मामलों का मंत्री आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया था, जहां वो गए थे क्योंकि कश्मीर मामले को सुलझाना था। और वो कहते थे कि भाई एक देश दो निशान नहीं होना चाहिए। पहले सुनिए आप देखिए, कांग्रेस और भाजपा बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे कि शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर हत्या करवाए। सुनिए पहले सुनिए, किसी को गद्दार कह देंगे, किसी को कह देंगे हत्या करा दिए, कोई बड़ा आरोप नहीं होता है। गांधी जी के सिद्धांत जानते हैं, कोई अगर एक थप्पड़ इस गाल पे मारता है तो दूसरा भी एक गाल पे। दिग्विजय सिंह भी तो आरोप लगाते हैं वीर सावरकर पे माफी मांगे थे, आप उस पर बोलिए। किस पे क्या पूछे? सावरकर को बोलते हैं ये लोग कि माफी मांगे हैं वो। देखिए, जो माफी मांगने वाला अंग्रेजों से मिलकर देश को खोखला करने वाले कांग्रेस पार्टी थी। वीर सावरकर जो थे 15 नेहरू जी का संबंध नहीं था क्या ब्रिटिश लोगों से, ब्रिटिश के अफसरों से, अधिकारियों से? ये नेहरू जी को कभी आपने देखा है कि अंग्रेजों की एक लाठी भी पड़ते हुए कोई नेहरू सुनिए नेहरू जी कितने साल जेल में रहे मालूम है आपको? को लग रहा है 10 साल रहे। नहीं 10 साल रहे पुणे की जेल में। 9 साल रहे। 9 साल नेहरू जी जेल में रहे हैं ना। और सुनिए पहले, वीर सावरकर कितने साल जेल में रहे? वो किस लिए जेल में रहे? 15 साल काला पानी। संजय जी आप बताइए, वीर सावरकर किस लिए जेल में गए? अंग्रेजों का विरोध करके ही तो गए थे ना, और वो भी काला पानी में गए। तो वीर कहना भी जो है, हम वीर नहीं कहते हैं, हम वीर नहीं कहते हैं। पहले सुनिए, हम वीर नहीं कहते हैं। अरे सुन लीजिए भाई, बहस जी आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस कमेटी में बड़े नेताओं में आप शुमार हैं, आप तर्क से बात रखिए। प्यार से होनी चाहिए, बहस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब कि सावरकर जेल गए थे किस लिए? अंग्रेज समझते थे कि उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, समझ रहे नहीं? और जाने के बाद 2009 या 10 में गए और 21 में छूटे, 10 साल लगभग जेल में रहे और 6 बार माफ़ी भी मांगे वो। आप बोलिए, ये बोल रहे हैं। हाँ। आइए ना, कहाँ भाग जा रहे हैं यार, तुरंत पूरी बात सुना करिए ना यार। नहीं जब आप एक ये देखिए, ये मीडिया। और दूसरी बात सुनिए, महात्मा गांधी ऐसा कोई वाकया बताइए कि ये लोग पटेल जी को अपना मानते हैं। पटेल जी ने आरएसएस पे कई बार प्रतिबंध लगाया। पटेल जी कभी इनके जो है आरएसएस में गए नहीं, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी इनसे दूरी बनाए रखे। और इसके बाद इनके पास नेता था कौन? आज़ादी के बाद सारे नेता तो कांग्रेस के रहे, इनके पास तो कोई नेता नहीं था। इसलिए ये लोग कांग्रेस के नेताओं को अपना कहने लगे। पहले पटेल को हड़पना शुरू कर दिए, फिर जो है कि सुभाष चंद्र बोस को हड़पना शुरू कर दिए। जो मुद्दा ये लोग चलाते रहे, कहते थे कि ये हड़पते हैं लोगों को, क्या पटेल को हड़पते हैं क्या? यहीं पे अंतर देखिए, कांग्रेस का कौन था? अंग्रेजों का बी पार्टी कांग्रेस थी। जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो देश के लिए मरे मिटे हुए हमारे थे। हम किसी अपने आप को किसी पार्टी में नहीं बांटे हुए थे। हमारा काम क्या था? हमारा काम था देश के लिए लड़ना, देश के लिए जीना, हिंदुत्व के लिए जीना। और जो हमारे राष्ट्र के लिए काम किया है उसको वे हमारा है, और जो राष्ट्र का विरोधी रहा है वे अपना नहीं है। ये बात है यहाँ पे। ये नहीं कांग्रेस के थे, असली तो कहिए कि वे कांग्रेस से बहुत दूर थे, वे कांग्रेस के थे ही नहीं। आप खुद सोच लीजिए, आप कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष थे? उस कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसको एओ ह्यूम ने बनाया था। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उसी सुभाष चंद्र। एओ ह्यूम तो संजय जी विदेशी थे, ब्रिटिश थे वो। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ जानते क्या होता है? अब ये विश्व परिवार बनाने लगे। ये बताइए, ये सुनिए, वसुधैव कुटुंबकम जानते हैं? जो विश्व परिवार के कल्याण की बात करता है वो हमारे धर्म में सम्मानित होता है। मोदी जी डंका बजा रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? ये पहले डंका कहाँ बजता है? डंका तो लंका तक नहीं बजा। लंका में जो है कि महंगाई की मार पड़ी हुई है, वही मार इधर कहीं नहीं आ जाए। तो आप जो है बोलिए जगन्नाथ भाई, ये तो मान नहीं रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि ये लोग आसानी से बोल देते हैं वीर सावरकर माफी मांगे। ये लोग नहीं कहते हैं कि वीर सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध किया था, उसके लिए उसको काला पानी दे दिया गया। मैं बता दे रहा हूँ कि इनके पास ऐसे नेता हैं जो कि अंग्रेजों से मिलकर देश को ही पूरा गड्ढा किए हुए थे। नेहरू जी इनके सबसे बड़े नेता हैं, जो 9 साल जेल में रहे और एक भी लाठी कभी नहीं खाए।
और इनके जितने भी नेता हैं इसी तरह के नेता हैं। ये लोग नेता भी किसको मानते हैं, एक जवाहरलाल नेहरू के अलावा इनके कांग्रेस के पास कोई दूसरा लीडर ही नहीं है। आज़ादी के पहले अगर इनसे बात किया जाए कि आप किस किस को नेता मानते हैं तो इनके पास एक जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के कोई दूसरा नेता ही इनके पास अच्छा, इन्होंने ये भी बोला कि इनके पास भी कोई नेता नहीं है, अब मसलन भाजपा के पास। आप बताइए, अपने नेताओं का नाम बताइए। हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, हेडगेवार जी थे, बहुत लोग हमारे तो सब नेता हुए, हर व्यक्ति हमारा नेता है। ये बता रहे हैं हेडगेवार थे, गुरु गोवलकर थे, तमाम लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे। सुनिए, हेडगेवार जी आरएसएस के थे, कोई शक नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस के थे, कोई शक नहीं है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस आरएसएस के नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस के नहीं थे। आप सुनिए, बाल गंगाधर तिलक आरएसएस के नहीं थे। जी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस गद्दार कांग्रेस के भी नहीं थे। क्यों? उनकी एक समाधि भारत में कहीं नहीं बनी आज तक, कभी उनके लिए उनको उचित सम्मान नहीं। ये संजय जी, बड़ी बात है, कांग्रेस में रहे और उनका एक समाधि नहीं बना है इंडिया में। ये नरेंद्र मोदी ने बनवाया जाके अभी उनका। ये हमारी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि नेता कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस रहे, कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक रहे। महामना की धरती पर आज हमारी आपकी डिबेट हो रही है, महामना भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनके अगर ये इतने अच्छे थे तो इतने सारे लीडर इनके में क्यों नहीं चले गए? सबने क्यों प्रतिबंध लगा? आपने सुभाष चंद्र, एक मिनट हमें बोलने दीजिए, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी 70 साल राज की हिंदुस्तान में, उनको क्यों भुला दिया गया? उनको क्यों एक भी स्मारक नहीं दिया गया? देखिए, मैं बता रहा हूं कि इसी कांग्रेस ने जो पटेल जी ने इतनी बड़ी भारत को एकीकरण, उस पटेल जी को भी ये लोग मान्यता देने में नहीं माने। कभी वे नेहरू से ऊपर पटेल को माने ही नहीं। हर जगह उनको उनके साथ दोहरा लोगों ने भुला दिया बड़े नेताओं को। क्यों? कौन कहता है? झूठ आरोप लगते हैं नेहरू जी पे, लगते हैं सब। झूठ की खेती करके बोलेंगे? अरे कम से कम सत्य की खेती करिए। प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए था उस दौर में? आप बताइए, भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको बनना चाहिए था? नाम किसका ऊपर था? देखिए, भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना चाहिए था तो बनते वल्लभ भाई पटेल बनते, सुभाष चंद्र बोस बनते। तमाम ऐसे नेता थे जो कि उस समय समझ लीजिए कि इस देश का भी दुर्भाग्य था और उन महापुरुषों का भी दुर्भाग्य था कि उनको मौका नहीं मिला और इस देश को भी उनको। सुभाष चंद्र जी तो मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वल्लभ भाई पटेल मौजूद थे, तो क्या? आप इधर लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी निकाल के पढ़ लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में पहले लिख के कागज पे आगे किया था। ये देखिए, अब मैं बताऊं, आप किसी को रगड़ के दबा दीजिए और कहिए कि भैया ये करना है, तुमको यही नाम लेना है, तो कांग्रेस में उसको दबा दिया गया, उनको दबा दिया गया, पटेल को पीछे होने पे मजबूर कर दिया गया। सरदार पटेल की हैसियत आप जानते हैं? सरदार पटेल बैठते थे तो नेहरू जी खड़े रहते थे, ये हैसियत थी सर। तो बोले दबा दिया गया। किसी की बात से कहने भाई, ये वही कांग्रेस पार्टी है जहां पे सीताराम केसरी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीछे के रास्ते से घर भागना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार, अम्बेडकर को भी चुनाव हराने में कांग्रेस की भूमिका थी। भाई देख लिया, आपको मालूम है, ये किसी भी नेहरू जी को छोड़ के, इंदिरा गांधी जी को छोड़ के, संजय गांधी, राहुल गांधी को छोड़ के भारत में कोई नेता ही नहीं था, कोई नेता नहीं था। अभी हाल ही में कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी, बहुत बड़े नेता थे, परिवार के, मतलब सपा जैसी पार्टी में आ गए। ये बताइए, लोकतंत्र का मतलब बधुआ समझते हैं क्या कि सब लोग एक ही जगह बधे रहे, जिसका जब मन करे जहाँ चले जाए? कहाँ है छोटे? कपिल सिब्बल छोटे नेता नहीं है। ये छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है एकदम स्वतंत्र, लोक का तंत्र, जहाँ जिसका मन करेगा वहाँ जाएगा। जगन्नाथ भाई क्यों छोड़ रहे हैं बड़े नेता? गुलाम नबी आजाद नाराज हुए, कपिल सिब्बल नाराज हुए, क्या बात है? कांग्रेस में चल क्या रहा है, आप बताइए। कांग्रेस में देखिए, जिन जिन नेताओं का नाम लिए उनसे हम लोग को भी कोई मतलब नहीं है, वो सब देश विरोधी हैं। कांग्रेस में हमेशा सब देश विरोधी ही रहे हैं। वो सब छोड़े पकड़े, उससे कोई देश के एक तरह से कोड़ हैं, वो रहे कांग्रेस में तो और अधिक अच्छा है। वो झूठ मूठ का कांग्रेस छोड़ रहे हैं। भाजपा के पास 4-5 केवल शब्द रहते हैं: भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और जो है कि गद्दार, देश के जो है कि दलाल। इन सब शब्दों से निकल के कोई तार्किक भाषा नहीं कर पाते। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, नहीं भाई साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है ये किसके सिद्धांतों पे काम करती है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पे काम करती है। हम लोग का पूरा जो हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है
भारत देश के समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और तमाम ऐसे हमारे पास उदाहरण है जो नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है वे सीधा का सीधा समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को जा रहा है। नहीं तो आप ही के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो रो रो के कहते थे, उबिया के कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 20 पैसा जाता है। आज के डेट में हमारा 1 रुपया नीचे जा रहा है। ये हमारा, आप अपनी बात बोल के ख़त्म करिए आप। देखिए, आज तो 1 रुपया भेजते हैं 10 पैसा भी नहीं पहुंचता होगा। आप इसकी जांच करवा के तब बात करिएगा। आप इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी किसान मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता संजय चौबे जी, और हमारे साथ थे जगन्नाथ ओझा भाई साहब, महामना मंडल वाराणसी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। तमाम बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। तो हम अपनी आज की इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं। सेंटर कन्वर्जेशन कैफ़े में हम लोग मौजूद थे। इस कैफ़े के ऑनर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस जगह को दिया, ये इंटरव्यू, ये डिबेट कराने के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।